तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन टीवी कि वो अपना डोमेन पे, पब्लिक डोमेन पे वो डायलिसिस मशीन का कितने रुपए में परचेस किया डाले। एक मशीन आती है 6 से 7 लाख रुपए की। गवर्नमेंट में अगर ताकत है तो वो पब्लिक डोमेन में डाले कि ये फलाना कंपनी की मशीन हमने 15 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में ली। इस पे जांच समिति ने वर्कआउट करना चाहिए कि ये वेंटिलेटर क्यों लगाए गए। उन्होंने पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि वेंटिलेटर की एक्चुअल कॉस्ट क्या है और कितने रुपए में उसको खरीदा गया है और उसका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का दिया हुआ है। मैं नहीं समझता कि वेंटिलेटर फूट के आग लगी है। ये इलेक्ट्रिकल जो डिफेक्ट होते हैं और ऑक्सीजन लीक होने के कारण आग लगती है और उसके बाद बाकी के इंस्ट्रूमेंट फूटना चालू होती है टेम्परेचर के कारण। पर मैं नहीं समझता कि वेंटिलेटर प्राइमरी कॉज होगा। सबसे बड़ा कॉज होता है कि पुअर क्वालिटी का जो वायरिंग होता है। और सबसे बड़ा शॉकिंग है, इतना बड़ा नया यूनिट बना हुआ है और आपका फायर सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो वेंटिलेटर एक खरीदा गया हुआ है वो अम्बेडकर साहब पब्लिक डोमेन में डाले कि कितने रुपए में खरीदा हुआ है वेंटिलेटर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज बहुत दर्दनाक घटना सुबह घट गई है। अमरावती के जिला स्त्री सामान्य रुग्णालय में रात करीब 3:30 बजे बताया जाता है कि वेंटिलेटर ब्लास्ट होने से आग लग गई और आग ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि बेकाबू होकर 3 बच्चे जो मात्र 1-2 दिन के थे उनकी जान ले ली और 6 बच्चों को वहां का स्टाफ और वहां के पेरेंट्स बचाने में सफल हो गए। हालांकि वह भी कुछ अभी खतरे से बाहर नहीं बताए जा रहे। हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश चौधरी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर खुद एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल संचालन करते हैं, आईसीयू होते हैं, सारा सिस्टम पता होता है कि ये ऐसी क्या सिस्टम होती है कि हमेशा सरकारी दवाखानों में ही आग क्यों लगती है, प्राइवेट दवाखाने में क्यों नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं कि वहां लगना चाहिए, उनकी क्या केयर रहती है उसमें, उनकी कितनी उसमें अहमियत रहती है और यहाँ क्या लापरवाही होती है। क्योंकि बिना लापरवाही के मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुर्घटना ऐसी हो सकती है। हालांकि हॉस्पिटल वाले उसे हादसा मान रहे थे, यानी एक हादसा होते रहता है, बहुत बड़ी डॉक्टर ने कहा कि यह हादसा है, लेकिन लगता है कि बहुत बड़ी लापरवाही की दुर्घटना है। जानते हैं अविनाश चौधरी से कि आखिर आग क्यों लगी, क्या ऐसे परिस्थिति से बचा जा सकता है और किन कारणों से आग लगती है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत बड़ी दुर्घटना अमरावती में घट गई है जिसमें 3 मासूमों की जान चली गई। राज्य सरकार ने भी पूरी उसकी दखल ली है, अमरावती के सभी लोगों ने दखल ली है। तो क्या लगता है प्रथम दर्शन की आग क्यों लगी? क्योंकि स्पष्ट कारण बताने हमने आज आबिद साहब आए थे, उनसे पूछा, स्पष्ट कारण बताने में सब जांच समिति के पीछे लगे। क्या कुछ कारण ऐसे लग सकते हैं? सगळ्यात पहिले तर फार वेदना होत आहेत की मागील 3-4 वर्षात ही दुसरी घटना घडते आणि सरकारी रुग्णालयामध्ये अशी आग लागून मागच्या वेळेस नशिबाने कोणाचा मृत्यू झाला नव्हता, पण यावेळेस 3 बालकांचा मृत्यू झाला, शिशूंचा मृत्यू झाला। अतिशय दुर्दैवी गोष्ट है, कारण अनेक स्वप्न इससे पहले बीडीएमसी में भी लगी थी एक बार, बीडीएमसी ला पण झालं तो बच्चों को इसमें लगती है, ये विशेष बात। और सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की न्यूनेटल केअर युनिटला आग लागण्याचे चान्सेस काय जास्त असतात। अतिशय संवेदनशील विषय आहे, कारण न्यूनेटल केअर युनिटमध्ये बेसिकली आयडियली त्या केअर युनिटमध्ये जी स्पेस प्रोव्हाइड करायला पाहिजे 2 इन्क्युबेटरच्या मधामध्ये तेवढी स्पेस दिली जात नाही, कारण आपलं टर्नओव्हर खूप जास्त आहे। जे इंटरनॅशनल नॉर्म्स आहेत त्या नॉर्मनुसार एका शिशूला, एका इन्क्युबेटरला जवळजवळ 100 ते 120 स्क्वेअर फुटाचा स्पेस असायला पाहिजे आणि तेवढ्या स्पेसनुसार ते सगळे शिशू ते त्यांचं मॅनेजमेंट व्हायला पाहिजे। पण परिस्थिती अशी आहे की याचं प्लानिंग प्रॉपरली होत नाही। समझो एक 10 बाय 10 का रूम है, उसमें एक बच्चा तो 10 बाय 10 के वहां 9 लोगों के हैं तो करीब उनको 10 बाय 10 900 फुट जगह होनी चाहिए। अच्छा स्पेसिंग होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें दो चीजें हो गए। बाकी फिर ज्यादा बाकी वहाँ के इंस्ट्रूमेंट, उनके सामान, नर्स का स्टाफ, वो सब इंक्लूड हो गया नहीं, वो सब इंक्लूड आ गया उसमें। और उसका इम्पोर्टेंस 2 है, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बच्चों की यूनिट में बहुत होती है, एक बच्चे से दूसरे को
जी। तो वो अगर स्पेस है, डिस्टेंस है, तो इन्फेक्शन की रेट कम होता है। दूसरी बात ऐसी है कि वो जो एनआयसीयू होता है, प्रिफरेबली मैं मराठी में बोलना चाहूंगा, त्या एनआयसीयू मध्ये टेम्परेचर जे बाळांचं जास्त ठेवण्यात येत असतं, बरं. कारण त्यांना ते हायपोथर्मिक होऊ नये, त्यांचं टेम्परेचर कमी होऊन त्यांना नुकसान होऊ नये म्हणून इन अँड ॲव्हरेज तिथे एसी चालत नाहीत. बरं. तिथे मोस्टली नॉन एसी रूम्स असतात, त्या इन्क्युबेटर्स लागलेले असतात, उष्ण वातावरण असतं आणि अशा परिस्थितीमध्ये तिथे जर कोणत्याही प्रकारचं अशी चिंगारी निघाली, ज्वलनशीलवाली. ज्वलनशीलवाली गोष्ट घडली, एखाद्याने काही केलं किंवा स्पार्क झाला, शॉर्ट सर्किट झाला, तर ते भडकायला जास्त वेळ लागत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक इन्क्युबेटर एक व्हेंटिलेटरचा रेशो असतो. बरं. आणि व्हेंटिलेटर म्हटलं की तिथे ऑक्सिजन आलं आणि ऑक्सिजनमुळे परत आग लागण्यासाठी अतिशय जास्त प्रमाणात चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे ते, कारण इन्फ्लेमेबल आहे, ऑक्सिजन इज व्हेरी इन्फ्लेमेबल. अशा परिस्थितीत जर कोणतं ऑक्सिजन लीक होत आहे, कुठे छोटासा स्पार्क होत आहे, कुठे शॉर्ट सर्किट होत आहेत, ते जळायला सुरुवात व्हायला फार जास्त वेळ लागत इमीडिएट नाही. उसको फिर वो जल्दी मिल जाता उसको. आणि अशी हलगर्जी मोस्टली इलेक्ट्रिकल ची फार जास्त होते. आता तिथे व्हेंटिलेटर फुटलं असं म्हणून सांगितलं. आता व्हेंटिलेटर दोन प्रकारचे असतात, एक टर्बाइन व्हेंटिलेटर येतं आणि कॉम्प्रेशन बेस्ड दोनों में क्या व्हेंटिलेटर. फर्क होता है? टर्बाइन बेस्ड मध्ये इनर एंड इनबिल्ट सिस्टम होता है जो प्रेशर बिल्डअप करता है और ऑक्सीजन के साथ मिक्स करा के जी। बच्चों को या आदमी को वेंटिलेट करते रहता है. कंप्रेसर में एक अलग सा यूनिट होता है, जैसा आपने देखा होगा कि जो पंचर वाले रहते हैं उनके हाँ। पास एक बड़ा मशीन लगा रहता है, हाँ. उस तरह का छोटा कंप्रेसर उसमें रहता है. तो उसमें नहीं, कंप्रेसर एसी के बाहर जो लगा रहता है अपना. नहीं वो नहीं सब नहीं? नहीं नहीं ये छोटे कंप्रेसर जिसमें हर वेंटिलेटर के बाजू में लगे रहते हैं, हाँ. तो कंप्रेस्ड एयर ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स करा के वेंटिलेट कराती है. अच्छा. तो अगर वो ब्लास्ट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कंप्रेस्ड एयर बाहर आती है, उसमें इसमें ऑक्सीजन होता है. यानी एयर ही रहती है. एयर ज्यादा यदि उसमें भरने में हो गया या लीकेज हो तो ब्लास्ट नहीं होता है. ज्यादा प्रेशर से ज्यादा- ब्लास्ट होगा. हाँ, ज्यादा प्रेशर से कंप्रेसर मोस्टली ब्लास्ट नहीं होता है, उसके जो वॉल्स होते हैं वो मोस्टली ब्लास्ट होते हैं. तो वो उनका मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी होता है. टर्बाइन वेंटिलेटर्स जो रहती है थोड़े से सेफ्टी मेजर्स उसमें ज्यादा होता है. कंप्रेसर बेस्ड वेंटिलेटर्स उसमें थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स थोड़े कम पाई जाती है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम होती है, टर्बाइन की कॉस्ट ज्यादा होती है. रहा सवाल कि भाई मोस्टली विशिष्ट कंपनी का, जैसे यहाँ बोला कि शिलर कंपनी का जी, जी. ये वेंटिलेटर था जो ब्लास्ट हुआ, अपन उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू को देखते हैं. ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करके स्ट्रिक्ट स्टिंजेंट नॉर्म्स फॉलो करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के, वो जीई का होता है, एलटी का होता है, फिलिप्स के जो नामांकित वेंटिलेटर्स है, तो ये बड़े जो- एक्सपेंसिव होते जो हैं. यहाँ पे जो वेंटिलेटर लगा है, आपको क्या लगता है वो ब्रांडेड और जो होना चाहिए वो नहीं है, जो आप प्राइवेट में लग 100%. मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रांडिंग का जो डिफरेंस होता है, इनका कॉस्ट भी सीधा 2 to 3 फोल्ड ज्यादा होता है. एक नॉन ब्रांडेड का. ब्रांडेड का ब्रांडेड जैसा फिलिप्स का है, एल&टी का है, सिमंस का है, ये जो वेंटिलेटर्स है, इनके सिक्योरिटी नॉर्म्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है. क्या इसलिए सरकार पैसा बचाने के लिए सस्ता लेती है? सरकार कहाँ पैसा बचाती है साहब. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले विषय तो आपने छेड़ दिया करके मैं बोलता हूँ, जो वेंटिलेटर एक खरीदा गया हुआ जी. है, वो अम्बेडकर साहब पब्लिक डोमेन में डाले कि कितने रुपए में खरीदा हुआ है वेंटिलेटर. मैं ताकत के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उससे 5 से 6 गुना ज्यादा कॉस्ट में खरीदा गया. और नॉन ब्रांडेड भी. नॉन ब्रांडेड होने के बाद, नॉन ब्रांडेड का मतलब होता है चाइना से पार्ट्स वाला के असेंबल करा के अपना स्टैंपिंग लगाए, सीटी चैनल वेंटिलेटर. जी. तो आपने 4 पार्ट्स खरीद लिए, आपने वो असेंबल कर दिया, उस पर स्टिकर लगा दिया, सिटी चैनल वेंटिलेटर. आपके आदमी मार्केट कर रहे हैं, जिससे जितने जो भाव में कोई इसको तो 50,000. फिर यहाँ तो जिसने उसको इंस्पेक्ट किया होगा पहली बार माल आने के बाद में, वहीं से शुरुआत हो गई इसकी. नहीं तो उनके पास इंस्पेक्शन की रिपोर्ट तो सॉलिड ही निकलेंगे पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम, प्राइमरी यहाँ पे फेलियर तो इंस्पेक्शन होगा ना. एएमसी होता है, इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसका एएमसी होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, वो सब इम्पोर्टेंट वो होता है. जी. पर मैं नहीं समझता हूँ कि वेंटिलेटर प्राइमरी कॉज होगा. सबसे बड़ा कॉज होता है कि पुअर क्वालिटी का जो वायरिंग होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो पूरे पुअर क्वालिटी के होते हैं. और जब भी मोस्टली वो काम नहीं करते, एक आधा अगर प्लग काम नहीं कर रहा है, स्पार्क हो रहा है, उसका कंप्लेंट किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक का पार्ट हो गया, जिसने इलेक्ट्रिक फिटिंग किया उसका पार्ट हो गया. 100% वेंटिलेटर कहाँ से आ गया? 100% एक वेंटिलेटर का हवा सामने के सामने लाके वेंटिलेटर फूट गया करके जी. बोल रहे हैं. बेसिकली वहां स्पार्क हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीजन लीक हुआ होगा, अंगार भड़क गई होंगी और वेंटिलेटर ब्लास्ट होगा. आप कितने प्रतिशत इसमें तय हो कि वेंटिलेटर फूट के आग लगती है करके? मैं नहीं समझता कि वेंटिलेटर फूट के आग लगी है. ये इलेक्ट्रिकल जो डिफेक्ट होते हैं और ऑक्सीजन लीक होने के कारण आग लगती है, और उसके बाद बाकी के इंस्ट्रूमेंट फूटना चालू होते हैं टेम्परेचर के कारण. प्राइमा फेसी वेंटिलेटर फूट गया और उसके बाद आग लग गई है, ऐसा मेरी रिपोर्ट में नहीं है. और मैंने पूरा लिटरेचर भी रिव्यू किया, ऐसा वेंटिलेटर कभी फूटते नहीं रहता, क्योंकि उसके सिक्योरिटी नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं. और फिलिप्स, जी और बाकी की जो कंपनी है, सीमेंस, ये तो उसमें बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज कराते हैं.
इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में उनके ऑर्डर्स बहुत कम मिलते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वो क्या अंडर इनके 5 गुना से भी ज्यादा कॉस्ट होती है उनकी? आपने कहा कि समझो 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट या वेंटिलेटर उन्होंने 25 लाख में बेचा होगा, तो क्या इससे भी ज्यादा गवर्नमेंट के टेंडर सिस्टम क्या मैं बताता हूँ, जो लोएस्ट टेंडर होगा वो टेंडर वो सैंक्शन करा, क्वालिटी से मतलब नहीं है? क्वालिटी से उनको कोई खास देन देन नहीं, सिर्फ आप टर्म्स कंडीशन नहीं, ये फुलफिल करिए। बहुत बड़ा, यदि आप डॉक्टर साहब टर्म्स इस चीज कंडीशन पे यदि सही में आपकी ये बात सही होती है, मुझे नहीं पता 100% ये होती है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर यदि में भी काम ऐसे कर चुका ऐसे हूँ। क्षेत्र में यदि कॉम्प्रोमाइज का गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि पैसा तो पब्लिक का है और रेट में भी यानी होता है, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज है, तो निश्चित रूप से इस पे जांच समिति ने वर्कआउट करना चाहिए कि ये वेंटिलेटर क्यों लगाए गए। उन्होंने क्यों- पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि वेंटिलेटर की एक्चुअल कॉस्ट क्या है और कितने रुपए में उसको खरीदा गया है और उसका एएमसी कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का दिया हुआ है। जी। अगर अभी 15 दिन पहले तो हाँ ना, उसने काम किया ना। मैं तारीख को अभी चेक मैं करके गए। वेंटिलेटर को अभी भी दोषी नहीं मानता कि वेंटिलेटर फूट गया होगा, वेंटिलेटर फूटा होगा, बट प्राइमा फेसी पहले वेंटिलेटर नहीं किसी और चीज ने उसको प्रेशर किया होगा। एग्जैक्टली ऑक्सीजन लीकेज और स्पार्क शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फेल्योर। बहुत से बार देखते कि प्लग खराब हो गया, स्पार्क हो रहा है, अपन दूसरे प्लग का इस्तेमाल करते, तीसरे प्लग का इस्तेमाल करते, उसका रिपोर्टिंग किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कि ऐसा ऐसा हमारा रिपेयर कर दो। 8-15 दिन 20 दिन कुछ नहीं होता उस पर और काम चलते रहता है और वो रिपेयर होता नहीं, देन यू फाइंड अल्टीमेटली लैंड विद दिस कॉम्प्लिकेशन। सरकारी में तो बहुत बहुत ज्यादा काम है, मैं सरकारी में काम करता हूँ इसलिए मेरे को मालूम है, जो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ पर सरकार के तो साथ। आपने कभी कोशिश नहीं की कि ये चीज सुधरनी चाहिए करके? आपकी वहाँ यानी उतनी पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है? पकड़ का क्या बात है साहब, अब सुपर स्पेशलिटी का और डफरिन का प्रीमाइसेस देख लीजिएगा, करोड़ों रुपए का इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है जहाँ मेडिकल कॉलेज अटैच्ड है, वो प्रीमाइसेस के तो देखो प्राइमरी, ना तो एक नाली है, ना स्वच्छता है, ना कुछ है, ना लाइट है, ना स्ट्रीट लाइट। ये भी तो मायना करते हैं। क्या इनके बारे में हमने लिखा नहीं है? हमने बहुत आज बार तो कंप्लेंट आबिद किया। साहब को कहा कि यहाँ डुक्कर घूमते हैं, उनकी भी डिलीवरी 22-22 बच्चे के डुक्कर देता है, बोली ये वहाँ बोला है सदन में आज। बिल्कुल और हमने बराबर। भी बाद में देखा कि वहाँ डुक्कर दिखे हैं सुबह। बहुत सारे डुक्कर वहां घूमते रहते हैं और वो डुक्कर का भी उनके इनका यूनियन है, वो अब डुक्कर को आप कुछ नहीं कर सकती, यूनियन वाले आंग पे आ जाते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। और मेडिकल कॉलेज का प्रीमाइस, सुपर स्पेशलिटी का प्रीमाइसिस है, डॉक्टरिन हॉस्पिटल का प्रीमाइसिस है, रेपुटेड है ऐसा भी नहीं, और जिसमें 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट निर्भर करती है, उसमें सैनिटरी मेजर्स को जान लो। अपन थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, तो मेरा प्राइमा फेसी ये बोलना है कि जो यूनिट है उसमें क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो शॉर्ट सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीज टेम्परेचर इनसाइड द यूनिट, कहीं टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, ऑक्सीजन लीक हो गया, जो इन्फ्लेमेबल एजेंट होते हैं जैसा स्पिरिट, जैसा स्टेरिलियम जो आजकल बहुत ही कॉमनली अपन यूज करते हैं। क्या होता है? स्टेरिलियम यानी हाथ साफ करने का अच्छा, जो वो होता अपना है, जो वो बहुत इन्फ्लेमेबल होता है। उसका अगर कांटेक्ट इस कोई इक्विपमेंट के साथ ज्यादा मात्रा में आता है, अलॉन्ग विद वो खुद ही ब्लास्ट कर देता है, वो खुद नहीं, कहीं से स्पार्क को तो जरूरी है ना, स्पार्क तो कहीं से लगेगा, छोटा सा भी स्पार्क को कि उसमें सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट। बस इग्नाइट हो गया, थोड़ा सा भी स्पार्क हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट में स्पार्क हो गया, या इधर से ऑक्सीजन है, ऊपर से स्पिरिट तो है, ये सब होके ज्वलनशील होता है। और सबसे बड़ा शॉकिंग है, इतना बड़ा नया यूनिट बना हुआ है और आपका फायर सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ना स्प्रिंकलर चालू हो गए, ना अलार्म हुआ है, और बच्चे इतने 10-9 बच्चे वहां एडमिट है, आपका अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन में से लेके शुरुआत होगी अगर करप्शन की, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तुम्हारा फायर ऑडिट भी एक दिन पहले खत्म हो गया था। ऑडिट खत्म हो गया, उन्होंने कुछ करेक्टिव मेजर्स बोला। मैं भी आज ये बात की है कि यदि ऑडिट खत्म हो जाता है, वहाँ से कुछ महानगर पालिका वाले थे, महापौर भी थे, ऑडिट खत्म हो जाता है तो दूसरे दिन ही वो उसको यानी इफेक्ट मिल जाए, ऐसा कैसे होता? कल ऑडिट खत्म हुआ, आज उसका इम्पैक्ट मिल गया, ऑडिट खत्म हुआ तो जैसे कई बार होता है ना, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया, दूसरे दिन एक्सीडेंट नहीं, कोइंसिडेंस है, पर मैंने देखा है कि सामान खराब नहीं होते ना। जब भी ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद जो करेक्टिव मेजर्स एडवाइस किए जाते हैं, करते नहीं, उसका बजट नहीं करते हैं, उसका बजट का अलोकेशन गवर्नमेंट के पास, सिविल सर्विस सर्जन के पास या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास 100% नहीं होता, मेरे को मालूम है। उनको निर्भर होना पड़ता है कलेक्टर पे, उनको निर्भर होना होता है डीपीसी की मीटिंग पे, वहां से फंड लाने के लिए, गवर्नमेंट से फंड लाने के लिए। और यानी जीनाइन प्रॉब्लम उनका फंड नहीं होता करके बहुत सारे काम रुक जाते। अभी भी वहां पे यही बात बिल्कुल बराबर है, अभी भी यही कहा था कि फायर ऑडिट नहीं तो उनके पास फंडिंग नहीं, इससे फायर ऑडिट नहीं हुआ। बिल्कुल बराबर, फंडिंग के शासन दोषी हो गया। शासन, ये पूरे केस में शासन ही दोषी है। अब मैं छोटा सा प्रशासन पे छोड़ देंगे, प्रशासन में क्या छोड़ेंगे, प्रशासन की क्या गलती है मैं बताता हूँ इसमें, कि एक आरएमओ ने या एक मेडिकल ऑफिसर ने या सिस्टर ऑन ड्यूटी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं स्पार्क तो नहीं हो रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं है,
उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन लीक हो रहा है, जान दो कल। स्पार्किंग के सारे यूनिट आते हैं ना, कहीं पे आपकी थोड़ी सी रहती, कहीं से आपको हो जाता नहीं, है ऐसे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसे कि अगर स्पार्किंग हो रहा था तो वहाँ एमसीबी एलसीबी ट्रिप हो जाना चाहिए। नहीं कुछ नहीं, उसका भी मेजर आता है, उसके भी आपको नोटिस आती है, उसके भी आपके अलार्म बजते हैं, उसके भी वो सारे होने चेकअप के आते हैं बाद सारे। अगर आपने निग्लेक्ट किया तो निग्लिजेंस कहीं है। पे भी कोई भी चीज की कमी नहीं आपके आपके। पास कोई अगर आरएमओ ने आके राउंड लेके देखना चाहिए कि ऑल द इक्विपमेंट्स आर वेल इन ऑर्डर, ठीक है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, उसका रिपोर्टिंग हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एटलीस्ट वीकली तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऑल ऑफ ए सडन कैसे क्या एकदम इतना बड़ा का पूरा अचानक से कोई चीज नहीं होती, होती नहीं है। बहुत That दिनों is की a लापरवाही बहुत हो, एक दिनों की दिन blast हो लापरवाही जाती है। नया यूनिट है, 2 इग्नोर साल कर दिया होगा, पहले भी दिखा 2 होगा तो। साल पहले चालू हुआ यूनिट है, न्यू ब्रांड यूनिट है। एक तो बहुत पुअर क्वालिटी का वायरिंग होगा, पुअर क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, पुअर क्वालिटी के एमसीबी एलसीबी होंगे, क्योंकि मार्केट में अगर आप अपने घर का इलेक्ट्रिक का फिटिंग करने जाओ, एक एमसीबी तुमको 300 रुपए की मिलती है, एक एमसीबी 30 रुपए की भी मिलती उनको उसका ऐसा मार्क चाहिए होता, बस। कोई पे लग जाता है है। ऐसा मार्क का भी लग जाता है, और ऐसा मार्क कौन देख रहा है? काम वर्क डन, सर्टिफाइड, इशूड, एवरीथिंग ओके, एक बिल बार बार। बिल बार। और तीसरी और बहुत सीरियस मैटर मैं इस बात को देना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने पंतप्रधान जन आरोग्य योजना चालू किया है, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना चालू किया है, उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्ट्रेस है उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर के लोगों का हेल्प लेके इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए कि भाई प्राइवेट के डॉक्टर लोग आप आइए, हमको हेल्प करिएगा, या आपको हम इसके इतना पैसा देंगे। कॉम्पेंसेशन है, आपको रिन्यूमरेशन दे देते हैं, पैसा देते हैं। पर यहाँ देखोगे अगर जो गायनिक हॉस्पिटल की बात करें, डफरिन हॉस्पिटल में जी। सीजरियन उनके पास है, जी। हिस्टेक्टोमी उनके पास है, और डिलीवरी के जिसके सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हो, बोलते गवर्नमेंट प्राइवेट वाले को अच्छा। करो। कैसा टर्नओवर तुम्हारा लोड तुम्हारा कम होगा? सीजर के सब पेशेंट आप ऑपरेट कर रहे, हिस्टेक्टोमी के आप सब पेशेंट ऑपरेट कर रहे, डिलीवरी के और बाद डिलीवरी के बाहर भेज रहे, हो ही नहीं बाहर वाले नहीं सकता तो करेंगे। बाहर वाले भी डिलीवरी करते नहीं। इसलिए तुम्हारा जो स्ट्रेस है, वर्कलोड है, वो कम नहीं हो रहा है। आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास नए रिक्रूटमेंट नहीं है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तुम्हारे पास आज तो रिक्रूटमेंट 1500 डॉक्टर की रिक्रूटमेंट करेंगे करके। करेंगे। वो बोलने को क्या लगता है? 1500 डॉक्टर के रिक्रूटमेंट, 1500 डॉक्टर भी तो मिलने चाहिए, वो मिलेंगे उनको, बीएमएस डीएचएमएस नहीं की बात नहीं है, और वो भी अपने टर्म्स सरकारी अस्पताल में आपका कहना है डॉक्टर भी काम करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते ना। कहाँ फैसिलिटीज है तुमको? अगर फिर कैसे चलेगी सरकारी अस्पताल, फिर कैसे चलेगी? उसी के कारण इन्होंने ये योजना निकाली हुई है। योजना मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के कंधे पे छोड़ देने। हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अगर प्रॉपर रिन्यूमरेशन मिलता है, हमको चार्जेस मिलते हैं तो करने के लिए तैयार है। पर आप उसमें भी गेम खेलोगे कि भाई जो जिसमें ज्यादा मलिदा है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे, और जो मलाई वाला काम अपने पास मलाई रखो, वाला अपने छाछ पास आपके रखे। पास दे दो। ऐसा तो लोग नहीं कोऑपरेट करेंगे। आप एक छोटी सी बात देखो, मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ। पिछले 15 साल से मैं महात्मा फुले जन आरोग्य योजना चला रहा जी, था, डायलिसिस सेगमेंट में सबसे ज्यादा और बेहतरीन ऑनेस्ट डायलिसिस में करता था। 4 घंटे के नीचे एक मिनट भी कम नहीं, पूरा डायलिसिस 4 होता घंटे था लगते डायलिसिस। एक डायलिसिस के लिए। कुछ थोड़े से ग्रीवेंसेस हो गए, जो ग्रीवेंसेस का कोई वैल्यू नहीं है, उसका हो अल्लाह करा के इन्होंने मेरा डी पैनल करा दिया। उसके बाद डायलिसिस को और पूरे पूरे इसको मेरा डायलिसिस का ग्रीवेंस नहीं था, ग्रीवेंस कोई और स्पेशलिटी का था। इनका अप्रोच इतना खराब है कि अगर तुम्हारे पास मल्टी स्पेशलिटी का अगर परमिशन है और कोई भी स्पेशलिटी में अगर ग्रीवेंस होता तो तुम्हारे बाकी भी स्पेशलिटी पैरालाइज करा दे। दिस इज नॉनसेंस एटीट्यूड। उन्होंने वो सब पैरालाइज कर दिया। 2.5 साल से मैं इनके पास अप्लाई कर रहा हूँ, इन्होंने एक पेपर दो, दूसरा पेपर दो, तीसरा पेपर दो, ऑडिट हो रहा है, कोई कुछ नहीं, काम चोरी हो रही है। उनको सैंक्शन करना नहीं, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं अब ज्यादा उसमें डिप में जाना नहीं चाहता हूँ। अब क्या हो रहा है, उसके कारण मेरे यहाँ जो 800-900 हजार डायलिसिस होते थे, वो गरीब पेशेंट पूरे सुपर स्पेशलिटी जा रहे हैं, क्योंकि बाहर में कोई एमजीबी ऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो वहां का लोड भर गया 2000 पेशेंट का। अब 2000 पेशेंट की कैपेसिटी है नहीं, वहां 2 घंटे में उठा के भगा देते पेशेंट को। थोड़ी सी ठंड लगी उनको भगा देते, थोड़ा पेशेंट ने कंप्लेंट किया उठा देते। तो क्वालिटी ऑफ वर्क इज बीन कॉम्प्रोमाइज लाइक एनीथिंग, पर इसमें किसी का ख्याल नहीं है। तुम बस इसमें कोई सुपरस्टिशियस यहाँ पे भी एनआईसीयू में क्वालिटी वर्क का प्रश्न आए होंगे, जिसके कारण सारा मैं हो सकता है 100% क्वालिटी वर्क भी में क्वालिटी, बाकी काम में क्वालिटी, वर्कमैनशिप में क्वालिटी है। जिस क्वालिटी के डॉक्टर्स होने चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, जिस क्वालिटी से एक्सपर्ट जो होने चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट है। और इलेक्ट्रिकल का जो तुमने जो किया है कि कौन से क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए हुए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अब लगाए हुए तो लगाए हुए चेक करने पर बिल के बजाय तो लगाया चेक करा के उनको ऑडिट काय को बोलते? फिर ऑडिट अगर हो रहा है तो तुमने कम से कम आप एमसीबी एलसीबी स्टैंडर्ड कंपनी के लगे है कि नहीं लगे, वो तो चेक कर सकते हैं। वो तो सजेस्ट ये इसके पर ऑडिट करते टाइम तो उनके पास लिस्ट आएंगी, लिस्ट कुछ आती है, चेक करने वाला कौन है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट को थोड़ी समझता है। इट इज बिटवीन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड द एजेंसी।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने सर्टिफाई कर दिया, एजेंसी ने सप्लाई कर दिया, उसका कमीशन आपस में शेयर कर दिया, मैटर इज ओवर। पहले तो इनके पेमेंट होते नहीं साल साल, कई कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट 2-2, 3-3 साल हुए नहीं। गवर्नमेंट मशीनरी कितनी भी बातें करे पर उसमें उतने चुस्त नहीं है। जी। हर सेगमेंट में मैं बताता हूँ, अगर आप छोटे से मेरे नहीं, ट्रांसफर आप कह रहे हैं कि कोई जॉब करने को तैयार नहीं, जॉब ही करने जॉब को कर- तैयार नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा कोई चीज़ की? परमानेंट जॉब पूरा का पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज किसकी आती है? रन ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट। की आती है, शासन की आती है, प्रशासन की आती है? शासन की काम रिस्पॉन्स मन से काम ही नहीं करना चाहता कोई, पूरी कि आपको डाल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिए, आपके पास जबरदस्ती आपको करना, काम कर ले, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से। उनका अप्रोच जो है डॉक्टर के प्रति गलत है, उनका जो तरीका है ये सब योजना इम्प्लीमेंट करने का सब गलत है। खुले दिल में बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ का मेरा डायलिसिस यूनिट में बता दूं, जिस डायलिसिस यूनिट से मैंने अभी तक के 70 से 80 ट्रांसप्लांट किए, वो ट्रांसप्लांट का स्पीड ही कम हो गया, क्योंकि वहां से भी नहीं आ रहा। पेशेंट डेवलप नहीं हो रहे, सुपर में जा रहे, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में मर रहा है, कोई 3 महीने में मर रहा है, कोई पीएससी जाके डायलिसिस कर रहा है, कोई अचलपुर, सब छोटे छोटे सेंटर पे इन्होंने अपने मशीना खरीद के डायलिसिस चालू किए। अब उसमें भी अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन टीवी कि वो अपना डोमेन पे, पब्लिक डोमेन पे वो डायलिसिस मशीन का कितने रुपए में परचेस किया डाले। एक मशीन आती है 6 से 7 लाख रुपए की। गवर्नमेंट में अगर ताकत है तो वो पब्लिक डोमेन में डाले कि ये फलाना कंपनी की मशीन हमने 15 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में लिखी। जो भी है। हाँ, और ऐसे अनेकों मशीन है जो 4-5 साल से खरीद के पड़ी और कंडम पड़ी है, खराब भी हो गई, चूहे ने काट लिए। मैं एक दिन यवतमाल गया था, ऐसे मेरे को कुछ काम था देखने में, तो स्टोर गया तो मेरे को पता चला साले मशीन बाहर क्यों पड़ी है। बारिश में मशीनें पड़ी थी, कचरे में मशीनें पड़ी थी, बोले इसको वापरने वाला कोई नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन के लिए नहीं आया है, तो चलाने वाला नहीं है, इंस्टॉलेशन कर क्या करेंगे? तो इस तरह का अगर सीनियरियो है तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लिया अभी अब गवर्नमेंट की सारी बातें है, क्या लगता है कि आपको अभी भी इतने बड़े हादसे के बाद में भी कोई सुधारणा हो सकती है? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एक टिपिकल मेंटालिटी के लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। मैं बताता हूँ, जो लोगों को अपना स्वाभिमान है, उसमें पोटेंशियल है, वो सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करता आज के तारीख में, अपनी छोटी सी दुकान लगाता है और वहां से ऑनेस्टली अपने कंफर्ट लेवल पे काम करता है। नौकरी तो सरकारी चीज सबको नहीं चाहिए लोगों को सरकारी नौकरी, बाकी सरकारी नौकरी मांगने वाले अलग लोग हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं। और वैसे भी आपको मैं हेल्थ का स्टैटिस्टिक देता हूँ, 90% ऑफ द हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीन शेयर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सरकार सिर्फ 10% लोगों को ही सर्विस दे सकती है, उससे ज्यादा सर्विस देने में उनकी औकात ही नहीं है। कैपेसिटी का क्या औकात ही नहीं। इतने सारे सुपर स्पेशलिस्ट, इतने सारे स्पेशलाइज प्रोसीजर वो नहीं कर सकते। अब अम्बेडकर साहब ने बोल दिया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के 3 लोगों को लाए, वो कौन सा एक्सपर्टीज रहेंगे उनमें वहां के, वो मैंने भी कहा कि बाहर के आएंगे, उनको यहाँ लोकल का क्या समझेगा? अरे भाई तुम्हारे पास सीसीटीवी कैमरा अगर लगाऊंगा तो कहीं पे भी अगर रात को स्पार्क हुआ ना, नाइट विजन वाला कैमरा डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ स्पार्क हो रहा है। सीसीटीवी नहीं थे, इतने बड़े यूनिट में अगर सीसीटीवी नहीं है, पूछा जब सीसीटीवी हमारे पत्रकार से, वहां के इतने बड़ा यूनिट है, आईसीयू यूनिट है, जहाँ सीसीटीवी यूनिट तो बहुत जरूरी है। दैट इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उसने अपना लेटर प्रोड्यूस करना चाहिए कि मैंने इसके लिए फंड्स मांगे, कलेक्टर के पास मिले नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीजन मुझे दूसरा दिया कि वहां पे फीडिंग होता है, इसलिए वो वहां फीडिंग नहीं होता नियोनेटल यूनिट, मुझे ऐसा बताया गया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वहां एंट्री नहीं रहती इन्फेक्शन के कारण। बच्चों को, नियोनेटल बच्चों को मिल्क बाहर से, मैंने भी सोचा, मैं धारने गया था जब देखा मिल्क बाहर से मम्मी का लाके वो बच्चे सिस्टर फीड करती है। बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया जाता, और ब्रेस्ट फीडिंग करना रहा तो उसके लिए अलग रूम होती है। इसलिए सीसीटीवी नहीं लगाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। सीसीटीवी सारा सब दिख ही जाएगा तो सीसीटीवी अगर तुम्हारे पास लगा नहीं है तो आप कैसा कैच करोगे कि व्हाट अंडा पहले आएगी मुर्गी पहले आएगी? अब क्या लगता है आपको कि क्या होगा इसमें? आखिर वो कुछ नहीं है, जनता का मेमोरी बहुत शॉर्ट है। 2 लोगों को बलि का बकरा बना देंगे और जांच पूरी कर लेंगे। कुछ भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जनता बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, 8 दिन में भूल जाएगी, नया का स्कैंडल हो जाएगा, उसके पीछे लग जाएगी। 7 दिन में तो इनकी कमेटी फॉर्म नहीं होती, तो डिसीजन की बात तो छोड़ ही दीजिएगा। एम्स के डॉक्टर के रिका में बैठे, इनके लिए 7 दिन में आके काम करेंगे, उनको भी अपना काम कारोबार है। बात है, सरकार का मानना पड़ेगा। सरकार क्यों मानेंगी? कंपल्शन नहीं है, इट्स नॉट ए कंपल्शन। दे आर नॉट ए सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर लाएंगे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से कागज यहाँ से वहां मूव करने में तो और 4 दिन निकल जाएंगे सब। फडणवीस साहब ने बोला 26 के पर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो देखो आप भी यही है, मैं भी, और नेक्स्ट टाइम फिर बैठेंगे 7 दिन में। अगर कमेटी भी तैयार होगी इनकी तो बहुत बड़ी बात।
लोगों का कंसेंट भी लगता है, लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से आने के लिए सब प्रोविजन लगती है। हाँ, स्थानिक लेवल पे अगर आप कमेटी बनाती हो, एकदम माइक्रो लेवल पे, कि कब से चालू हो जाएगा? रात की सिस्टर ऑन ड्यूटी, उसका स्टेटमेंट लो डिटेल। क्योंकि अगर 9 बेड है तो स्टैटिस्टिक से बोलता है कि एक बेड के पीछे एक सिस्टर, कम से कम 2 बेड के पीछे एक सिस्टर, यानी जी। 4 सिस्टर वहां ड्यूटी पे होनी चाहिए। अटेंडेंट अगर 4 नहीं है तो 1 है, 2 है, उनके स्टेटमेंट लो। आया भाई का स्टेटमेंट लो कि पहले क्या हुआ, पहले किसको स्पार्क पता लगा हुआ, आग का? पहले किसको पता चला, पहले कहाँ आग लगी। धुआं लगा तो वो सायरन भी नहीं बजा। सारा वो तो सिस्टम सिस्टम फेल हो पूरा रही फेल है, है क्या? सिस्टम फेल है, तुम्हारे पास सीसीटीवी नहीं है, तुम्हारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है फोड़ने के लिए, आपके पास अलार्म नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है। स्प्रिंकलर का ठीक है भाई, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए कुछ है ही नहीं। सिक्योरिटी मेजर्स तुम्हारे पास जीरो है, तो तुमको इन लोगों के स्टेटमेंट पे एनालिसिस करना पड़ेगा, वो डीपली रूटेड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का डॉक्टर आके क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक के केबल काट के उसको टेस्टिंग के लिए भेजेगा कि भाई ये केबल देख आरआर का है कि पॉलीकैप का है, कौन हाँ, सी इसमें मेरे कंपनी को का। ये हुआ कि भाई डॉक्टर 3 लोग आएंगे, यानी कौन से 3 लोग, क्या 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 उसमें सर्च करेगा? 3 लोग यानी कौन से आएंगे, 3 लोग कौन से आएंगे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का आएगा, होना कोई चाहिए। फार्माकोलॉजी का आएगा, कोई पीडियाट्रिशियन आएगा, वो क्या करेगा, वेंटिलेटर चेक करेगा, इज अ टेक्निकल पर्सन, वो वेंटिलेटर को सर्टिफाई यानी कर। सारी समिति टेक्निकल पर्सन की बनानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल हो गया, लोकल सिविल वाला भी हो गया, उसमें सिविल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो मशीनें बेचते हैं उनके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिल्कुल तो बराबर है। ये लोग चाहिए थे। और ये सब उन्होंने पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, तो उस रिपोर्ट को सेंस बनता है, नहीं तो लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है। नहीं आज इसी चीज पे मैंने देखा वो सवाल पूछा जी, जी। कि इसमें कोई पत्रकार को स्पेस है कि हाँ, पत्रकार को पारदर्शिता स्पेस होनी होना चाहिए। चाहिए, पत्रकार को भी स्पेस होना चाहिए, बोलना मतलब पार नहीं तो क्या एक होता है, सोशल गोपनीय रिपोर्ट। एक सोशल वर्कर को भी उसमें स्पेस होना चाहिए, वो अधिकार है उसका, जी। लोकल राइट्स है हमारे, कि हमारा आदमी जो है सोशल वर्किंग करता है वो सेगमेंट में, उसको भी उसमें स्पेस दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है, ट्रांसपेरेंस तो दो ना, 4 लोग बने और कॉन्फिडेंशियल क्या? क्या, हाँ उसको तुम बोल सकती कि भाई अनलेस परमिटेड यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग अनलेस द रिपोर्ट इज डिस्क्लोज, तब तक क्या आप देखिए चुप रहो, उतना बोल सकते हैं। उसको आप इन्वॉल्व करिएगा, जो टेक्निकल आदमी उसको इन्वॉल्व करिएगा। इलेक्ट्रिकल फेल्योर हो रहा है इतना बड़ा, आपको मालूम है, वेंटिलेटर ऐसे नहीं फूटते साहब। आज अमरावती शहर में कम से कम 300 से 400 वेंटिलेटर काम करते हैं, आपने सुना कभी वेंटिलेटर फूट गया? नहीं वही तो बोला, वेंटिलेटर फूटता कैसे? मैं तो ऐसे कैसे फूटेगा वेंटिलेटर, उसमें कुछ भी और उसमें पूरा रिसर्च R&D लगा है कंपनी का। सिर्फ बैटरी, एक बैटरी है जो यदि ओवरहीट होगी तो एक्सपोज एग्जैक्टली वो बैटरी का, उसमें वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। अगर कई दिनों से अगर आप वेंटिलेटर यूज कर रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हुए और पुअर क्वालिटी का अगर बैटरी आपने डाल दिया है, बैटरी बहुत सोलन है, वो ब्लास्ट हो सकती है। वही चांसेस है बैटरी, वो भी और वो वेंटिलेटर भी यूज नहीं हो, बहुत बैटरी का आज के तारीख में स्टैंडर्ड कंपनी की बैटरी का लाइफ 5 इयर्स है मिनिमम। ये तो 2 साल भी नहीं हुए ना इक्विपमेंट, तो कैसी बैटरी फूटेगी? और ओवरहीटिंग मैंने बात भी की थी, बोले उसमें ओवरहीट या ज्यादा चार्जिंग, यार पर सारे कट ऑफ आजकल मोबाइल में कट ऑफ आता है कि आपका डिस्चार्ज हुए तो पूरा वेंटिलेटर एक बार पेशेंट को लगाने के बाद अगर महीना भर भी चलता है तो उसमें अंदर कूलिंग सिस्टम होती है। कब वेंटिलेटर टेम्परेचर बढ़ता है? जब वो कूलिंग सिस्टम ब्लॉक है, इसका मतलब तुमने मेंटेनेंस नहीं किया, वो तो सर्टिफाई करके गया 8 दिन पहले, वो ब्लॉक होके भी गर्म हो सकता है। एयर वेंटिलेशन, हाँ, और वो सर्टिफाई करके गया ना, वेंटिलेटर ओके करके 8 दिन पहले। वेंटिलेटर ओके है ना, क्या चेक करना नहीं, कम से कम फिल्टर और वो वेंटिलेटर तो कूलिंग सिस्टम तो चेक करते ही करते हो, मिनिमम मेंटेनेंस तो उतना करते हो। रिपोर्ट भी दी होंगे हमने क्या क्या चेक किया करके, क्योंकि उसके कुछ नहीं, छोटा सा फिल्टर होता है, निकालना पड़ता है, उसमें जाली डालनी पड़ती है, लगा देना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल से वो ब्लॉक होता है और कुछ नहीं, कोई फैन तो खराब होता नहीं है। और अगर वेंटिलेटर बहुत गर्म हो जाता है तो वो भी सिग्नल देता है, अलार्म देता है। सुबह जब बात कर रहे थे तो हमारा 2026-27 तक का फायर ऑडिट होगा, बाद में मालूम पड़ा कि महानगर पालिका का देखिए कई बार इनको नोटिस दी, सूचनाएं दी कि आप फायर ऑडिट करा लो। इनका बोलना पड़ा कि हमारे पास में फंड नहीं है, हम करा लेंगे। सरकारी सेगमेंट में मैंने बहुत दिन बिताया है, काम किया है, मेरे को मालूम है शॉर्टेज ऑफ फंड इज अ मेजर इशू, और उसका अलोकेशन होता नहीं है, अलोकेशन होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं। कौन अलॉट करता है इनको? जिलाधिकारी, फंड्स नहीं, फंड्स तो सेंटर से आते हैं, कभी डीपी इधर उधर से कुछ क्या बोलते हैं, डिमांड भी की होंगे फंड्स की, फिर नहीं आएंगे तो वो जिसने नहीं 6 महीना 2 महीने 5 पंजे ऐसे ही पड़ा रहता हो पेपर, तुमको पर्सनली कैरी करना पड़ता है, तुम्हारे को बिलो डिग्निटी जाके उनको हाथ जोड़ने पड़ते ऊपर की, सर हमारे हॉस्पिटल के लिए फंड हो। कोई सिविल सर्जन को पसंद आता, नहीं पसंद आता, कोई अपना आदमी भेजता है, देयर आर वेरियस वेज। अब सिविल सर्जन जैसा कैडर का आदमी जाके वहां के क्लर्क को रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी बोलेंगे हमको इसमें से 5% लगेगा, 2% लगेगा। अबे भाई, अरे सब कुछ होता है सर,
तो यशोमती ने आज या- जो बोली टोटल 56% नहीं, वो जाता उनका करके। वो 56 का आंकड़ा जो है ना, वो 56 का आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी से रिलेट करता है। वो जी, मेरे को लगता है ऐसे समय में इस तरह का विधान नहीं होना चाहिए, पर प्रशासन की गलती है 100%। और इसमें उन्होंने बहुत बारकाई से स्क्रूटिनाइज करना चाहिए उसको। बारकाई से इन्होंने उनका कुछ मोडस ऑफ ऑपरेंडी होना चाहिए कि इस तरह के आईसीयू रन करेंगे, इस तरह जैसे से आज चीजें हर व्यक्ति ने हरियाणा जितना भी राजनीतिक प्रभाव व्यक्ति ने, हर आदमी ने बोला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोष किस पे तय हो सकता है आपके अनुसार? क्या वो मशीन को दोष देंगे, क्या इलेक्ट्रिक को दोष देंगे, या वो वहां पे जो अटेंडेंट जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आग लग रही, या वो फायर ऑडिट का सेक्शन जिसने डिटेक्ट नहीं किया? नहीं, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, ये बड़ा मस्त सुंदर स्टेटमेंट है, बड़ा काव्यात्मक स्टेटमेंट है, लोगों को सुनने का बड़ा अच्छा जी। लगता है। और हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि भाई बख्शने वाले नहीं है, माफ नहीं करने वाले हैं। दोषी कौन? हमारे सरकार सबसे इंपॉर्टेंट है दोष कैसे और कौन से क्राइटेरिया पे किस जी, पे जी, फिक्स जी। करोगे तुम। जब तक कि तुम्हारे को कॉज ऑफ फायर मालूम नहीं है, वो जब तक कि आप ढूंढते नहीं, विच इज अ वेरी टेक्निकल इशू, उसके लिए एम्स के डॉक्टर आके कुछ नहीं करेंगे। वो आएंगे बढ़िया 2-4 कागज इधर उधर करेंगे, बोलेंगे बच्चे ठीक है, फलाना ठीक है, अब तुम्हारा वेंटिलेटर थोड़ा Okay. सा ऐसा हो गया, हाँ। हो गया। वो वेंटिलेटर को उनको क्या समझना है साहब, दे आर नॉट अ टेक्नीशियंस। वो एक्सपर्ट है कि पैरामीटर्स क्या नहीं, सेट लेकिन कर। वो यूज क्या होना, जैसे आप हो अभी, आपने पिक्चर देखा, आप बैठे हो अभी यहाँ पे, बराबर है? मैं आपको आपने एक बात मेरे को बताता बताया टेक्निकल मेरा इतना इतना है, कम से कम आप उसको ये तो पूछेंगे ये वर्क कर सकता है, ये नहीं करेंगे, ये वर्क हुआ कि ये नहीं हुआ। मैं वर्किंग आपको तो मालूम है बताता ना हूँ आपको। पिक्चर, वो मैंने पिक्चर्स देखे आपके अभी टीवी पे, पूरा का पूरा यूनिट जल के खाक हो गया है। हाँ, अब क्या करूंगा मैं वहां जाके? कोई कोई ब्लैक बॉक्स है क्या वो प्लेन फ्लाइट का, कि कोई एक्सपर्ट आके उसको खगारेगा और देखेगा कि इसमें क्या हुआ करके? ऐसा वायर्स तो लगे हुए हैं ना सारे, अभी वायर थोड़ी जलते हैं। किसके वायर? इलेक्ट्रिक के वायर तो सारे लगे, पीछे क्वालिटी चेक हो सकते हैं वायर। इलेक्ट्रिक के वायर की क्वालिटी, वेंटिलेटर की, वो इलेक्ट्रिक की क्वालिटी, वायर की क्वालिटी चेक करने के लिए वेंटिलेटर तो उस रूम का, बाजू के रूम में भी वेंटिलेटर, एक रूम जला ना, वेंटिलेटर तो दूसरी क्वालिटी चेक होंगे ना, पहले साथ में। तो इसका मतलब आपके बोला कि ये वेंटिलेटर डिफेक्टिव है तो बाजू का अंदर का भी वेंटिलेटर डिफेक्टिव है, ऐसा नहीं, आप जरूरी नहीं। क्वालिटी की जैसे बात बोल रहे हैं कि जिस क्वालिटी का दिया आपने वो खराब हो सकता है जल्दी, हम बात उसकी कर रहे हैं। खराब होने की बात नहीं, मेंटेनेंस और उसका स्क्रूटिनी जी। इंपॉर्टेंट। अब शिलर भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, पर शिलर सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती है, जिस कंपनी का वो वेंटिलेटर है वो कोई छोटी कंपनी नहीं है। पर सिक्योरिटी मेजर्स में उनका उतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं है इतने जी, फिलिप्स और सीमेंस वाले जो कंपनी ये सारे चीज मेंटेन करने के लिए किसी को अपॉइंट भी किया होगा, ठेका भी होगा, है ना वहाँ पे करता ऑलरेडी होगा। आदमी रहता है, एक टेक्नीशियन। हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में 24 आदमी घंटे रहता है। वो बिल्कुल वही रिक्रूट रहता है, उसको कॉल लिख दिया कि तुरंत आके देख लेता कि क्या काम नहीं कर रहा, कौन सा इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तुरंत वो रिपोर्ट बनाता है, खर्चा यानी बताता है। कल उस समय वहां पे इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन भी ड्यूटी पे था नहीं था, ये भी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो इस चीज का ये होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन रहता कि नहीं, इलेक्ट्रिशियन आई डाउट वेदर इलेक्ट्रिशियन है कि नहीं। जहां तक के इक्विपमेंट की बात है, मेंटेनेंस की बात है, जैसे मॉनिटर्स है, पल्स ऑक्स है, इन्फ्यूजन पंप्स है, सीआर्म्स है, एक्सरे मशीन है, ये तो अटेंडेंट उनका- भी चेक करते हैं बराबर चल रहा है, नहीं, उनका एक तो टेक्निक, बोल देंगे आगे। उनका इंजीनियर होता है जो टेक्निकल, वो लेकिन इनको मालूम पड़ जाता नहीं चल रहा करके, तो वो इमीडिएट रिपोर्ट कर देते। उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि वो तुरंत आके उसमें कुछ ना कुछ अपना तो ये नॉर्मल चीजें होगी, नहीं चल रहा कर रहा हो तो चीजें, लेकिन ये पीछे का इतना अब वो मैं होना, ये हो जाए पूरा तो- सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कुछ मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, आई ऑलवेज ओपिनियन कि कहीं तो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शॉर्ट सर्किट या लूप होल्स है, जहाँ स्पार्क हुआ, ऑक्सीजन कहीं से लीक हुआ, क्योंकि दैट एरिया इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, जी, जहाँ इतने वेंटिलेटर चालू रहते और हैं वार्म भी है पूरा। और पूरा वार्म भी है और बैटरीज भी गर्म हो रही है, और उसमें अगर छोटा सा भी स्पार्क होता है तो वहां से आग भड़क गई और वो मशीन तक पहुंची, मशीन ब्लास्ट हो गया। उसमें कोई नई बात नहीं है, पर वेंटिलेटरली प्राइमा फेसी डिफेक्टिव और उसके कारण ब्लास्ट हुआ, इसको पिन पॉइंट फिर भी करने के डॉक्टर लिए साहब, मुझे एक चीज फिर भी अभी समझ में नहीं आई कि जैसे हम भी सारी चीज लेके बैठे, एक जगह आग लग, कहीं भी आग लग गई, अरे या तो सब नींद में है, अटेंडेंट भी नींद में है, कोई ऐसा देखने होता नहीं है। का- 9 पेशेंट थे, कोई देखने का नहीं। हमारे अभी हम यहाँ बैठे बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे, महीने में 4-5 बार कहीं ना कहीं स्पार्किंग होती है, वो कैसे होती चलता है, होता है। अभी पिछली बार हमारा एडाप्टर उसका जल गया, हमने ठीक है निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2 महीने पहले बहुत बड़ा लोड ये हुआ, फ्लक्चुएशन हो गया और मेरे डीपी पे बहुत बड़ा एकदम ब्लास्ट हो गया, और मैं धीरे धीरे देखता हूँ कि मेरे यहाँ के 8 से 10 इक्विपमेंट, मेजर इक्विपमेंट डिफंक्ट हो गए, देखो, 7 से 8 लाख रुपए का लॉस हुआ। मैंने बाकायदा रिटर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूरा रिपोर्टिंग कराया जी।
उसके बावजूद भी अभी भी वो जो डीपीपी डिफेक्ट है उन्होंने रिपेयर नहीं किया साहब। मेरे को अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का स्टेबलाइजर लाना पड़ा जो सेंट्रल सप्लाई को लगाना पड़ा। वही This is- वही- this ये is- भी this is a इलेक्ट्रिक casual act. वो सारी चीजें हमें उसके बावजूद भी होता है, लेकिन आग लग गई और पूरी जलाई दे रहा है। जब तक पूरा यूनिट देख के आया मैंने, एक जगह कहीं पे भी, यहाँ पे भी समझो हम बैठे अभी यहाँ पे आग लगती है और कोई देख रहा है तो इतना बुझाना कोई बहुत, क्योंकि अंदर वो नहीं स्पिरिट बहुत होता है अंदर, स्टेरिलियम बहुत होता है अंदर। अच्छा आप डिनाई नहीं कर सकते, स्पिरिट कम से कम 2-3 लीटर तो स्पिरिट अंदर कम से कम होगा। हर बच्चे के पास एक स्पिरिट का बॉटल रखा रहता है, हर बच्चे के हर एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू कीप इट देयर। हमने वो इंक्यूबेटर के पास नहीं रखना चाहिए। पर सिस्टर कभी कभी नॉर्म्स है हाँ, दिस इज ए नॉर्म्स। इंक्यूबेटर के पास स्टेरिलियम और स्पिरिट नहीं रखना चाहिए, वेंटिलेटर के पास स्टेरिलियम और स्पिरिट नहीं रखना चाहिए। एनी शॉर्ट लीकेज ऑफ ऑक्सीजन हैज टू बी करेक्टेड इमीडिएटली। फिर तो फॉल्ट में ये लोग भी आ जाएंगे, अटेंडेंट भी जो आएगी ना, और तो उसके लिए तुमको सीसीटीवी लगेगा, वो तो है नहीं, वो तो है नहीं तुम्हारे पास। कहाँ से तुम उनको बोलेंगे? कितने सिस्टर थे ड्यूटी पे, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 4 सिस्टर नहीं थी, 2 सिस्टर क्यों थी? शॉर्टेज ऑफ सिस्टर है तो आपने कुछ मांग किया है कि नहीं? ये तो मैं फिर और बेसिक कॉस्ट पे आता हूँ। इतने जिला लेवल पे सरकार ने कॉलेज स्कूल के रखे हैं, सब भंगार है। भंगार शब्द यूज कर रहा हूँ, अंगार लग गई और यहाँ अंगार भी लग गई है। उससे ज्यादा जरूरत आज अच्छी ट्रेन नर्सिंग की आवश्यकता है। तुम नर्सेस का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो। प्राइवेट नर्सिंग स्कूल में जाओ, 75,000 रुपए 80,000 रुपए फी दे दो, सीधा तुम्हारे हाथ में दाखला मिल जाता है, यू आर पास। इस तरह के सर्विसेज को, इस तरह के नर्सेस को हम प्राइवेट सेक्टर वाले ट्रेन कराते हैं 6 महीना, फिर वो उस काबिलियत में आते हैं कि चलो ये नर्स काम करेगी, और तुम्हारा नर्सिंग की तरफ कोई ख्याल ही नहीं है। यू डोंट हैव ट्रेन। कॉलेज बनाते चल जा रहे थे, कॉलेज खोलना है, क्योंकि कॉलेज पॉपुलरिटी देते ना बॉस, तुमको बोलने के लिए हो जाता ना, टिक मार्क कर ले कि हमने चलाने के लिए जो सुविधा होना वो नहीं है। बात चले डॉक्टर अविनाश चौधरी से, मुद्दा इतना बड़ा है कि ये कभी रुक नहीं सकता, ये मुद्दे हमेशा बाकी रहेंगे। जैसा अभी बताया कि इसका हल क्या निकलना, कुछ नहीं निकलना, वापस कुछ साल बाद ऐसी संभावना हो सकती। विशेष परिस्थिति आज के तारीख में मैं आपको आपके सामने चैनल के सामने बोल रहा हूँ, अब मेरे को बताना कि किस पे एक्शन हुई करके। 7 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। ये भी सही है कि बात हमारी चर्चा इस पे चल रही कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी कौन ये तय कौन करेगा। क्योंकि हमने देखा कि कई बार समिति बनती है, वो अपने स्टाफ को, अपने शासन को, प्रशासन को सारा बचाने का काम करती है, और आखिरी में कोई ऐसे 2 व्यक्ति पे दोष बन दिया जाता है और जिसका कोई बहुत दूर तक संबंध नहीं रहता कि इसके दोष के कारण ऐसा हो गया। और निश्चित रूप से ऐसा निचले स्तर के कर्मचारी कई बार इसमें फंस जाते हैं और वो मान भी जाते हैं। अब मेरा थोड़ा सा और आपके माध्यम से एक पॉलिटिशियन लोगों के भी रिक्वेस्ट है की आप चिठ्ठ्या बहुत घासते हो, हे काम कर लो, याला ऍडमिट करून टाका, याची सर्जरी करून टाका, पण कधी त्या पेशंटला येऊन तुम्ही बघता का? हॉस्पिटलमध्ये चक्कर मारता का? इथे कोणत्या गोष्टीची कमी आहे, त्या रिक्वायरमेंटसाठी मी काय करतो, मला एक पत्र द्या, मी मुख्यमंत्र्यांना भेटतो, असं कधी केलं का? कधीच करताना मला आढळलं नाही। नहीं देते लोग, फक्त आम्ही फंड्स आणले, आम्ही 400 कोटी रुपये आणले, 300 कोटी, आम्हाला 400-300 कोटी नको आहेत। बेसिक ज्या रिक्वायरमेंट आहे, आजही तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये जाऊन फिरा, भयानक कचरा साम्राज्य आहे। त्यावर तुम्ही कधी सरप्राईज राउंड घेतले का? कधी तुम्ही त्या गोष्टीची काही ऍक्शन घेतल्या का? वी डोंट फाइंड इट, नहीं करते, ये सिर्फ चिट्ठा घसते लोग। कई बार दुर्घटना के बाद सीखने को मिलता है, जैसे आज मंत्री महोदय ने भी कहा कि दुर्घटना से हमको बहुत से कुछ सीखना है, लेकिन क्या सही में सीखा जाएगा या चर्चा होते रहेंगी, बात होते रहेंगी। जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे 7 दिन में इनकी समिति भी नहीं बनती, तो 7 दिन में जांच कहाँ से? ये सही में चैलेंज वाली बात है। उन्होंने 7 दिन में रिजल्ट मिलेगा, सबके सामने आज कहा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उन्होंने भी उसकी हिंट्स लाई होंगी 7 दिन में कैसे करना। अब क्या रिपोर्ट आती, क्या आती, दोष किस पे मढ़ा जाता है, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाथ से नहीं हो इसके लिए जो प्रयास होना चाहिए, और ये प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की बात, ये मानवीय संवेदनाओं की बात है। यदि बाकी डॉक्टर्स भी यदि सोचे कि सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करना, तो सच में इस क्षेत्र के क्या हाल होंगे हमने आज देखा है। इसके कारण प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता, ज़्यादा प्रेशर भी चले जाता। मरीज यदि उसके जेब यदि सलाह देती है तो वो निश्चित रूप से कहीं भी सरकारी अस्पताल में इलाज करने नहीं जाएगा। ये मेंटेलिटी है, सरकारी अस्पताल में इलाज सिर्फ कम पैसे, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको फ्री में इलाज होना, यहाँ पर भी ऐसा ही, जिनको ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन पैसे का ही होता है। जिसके पास भी पैसा रहे, थोड़ा भी पैसा रहे, तो अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहता है। ये मेंटेलिटी सरकार को निकालनी होगी। उनको यह करना होगा कि सरकारी अस्पताल में इलाज प्राइवेट डॉक्टर से अच्छा होता है। इसके लिए
बहुत सारे सैक्रिफिकेशन, बहुत सारी एडजस्टमेंट और अपने को खुद को बहुत लॉट करना पड़ेगा। आज का यह घटना एक घटना नहीं, दुर्घटना नहीं, बहुत बड़ी सीख है सभी के लिए। इस सीख से हम क्या लेते हैं अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या इसमें भी वापस वही भ्रष्टाचार, 5 लाख की मशीन 25 लाख में देना, 25 लाख की मशीन रिक्वेस्ट हुई है, मैं बोल रहा हूँ कि वो डोमेन में डाले, पब्लिक डोमेन में। और ये बहुत बड़ी बात आज डॉक्टर साहब ने की कि जो मशीनें आपने ली है पब्लिश करे उसको कि हमने ये मशीन इतने में ली है। प्रेस लीजिए, प्रेस को बताइए कि कौन सी मशीन था, किसको दिया, कितने में ठेका दिया, उसका मेंटेनेंस, क्योंकि ट्रांसपेरेंट साहब पब्लिक का पैसा आपको बताना चाहिए। यह मुद्दा लगातार चलता रहेगा क्योंकि ये कहीं रुकने वाला नहीं है। लगातार जब तक 7 दिन तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती, हम सभी विशेषज्ञों के साथ में यहाँ पे इसका एनालिसिस करते रहेंगे और क्या रिजल्ट आता है उसके लिए आप देखते रहिए लगातार हमारा सिटी न्यूज। सिटी न्यूज को आपने यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हमारा चैनल आपको OTT पे मिलेगा। नमस्कार।